गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कल हमने एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 7 को खत्म किया था, ठीक है। और आज हम अपने अगले चैप्टर नंबर 8 की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 8 है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि जलवायु क्या है, ये कैसी होती है, वनस्पतियां क्या हैं, ये कैसी होती हैं, तथा वन्य प्राणी क्या है और इनके संरक्षण में भारत में उपाय क्या किए जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को समझने से पहले हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं जो जिससे हमको इन सब चीजों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आओ हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम जानते हैं मौसम क्या है, मौसम के बारे में, ठीक है। वेदर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। तो मौसम क्या है? देखो, मौसम उस स्थिति को कहते हैं जो दिन प्रतिदिन की स्थितियों में बदलाव हो। अब ये बदलाव क्या है? बदलाव हो। अब ये बदलाव क्या हो? जैसे कि देखो, हम सुबह उठते हैं, हमको ठंड महसूस होती है हल्की, ठीक है। जैसे जैसे थोड़ा और दिन निकलता है हमको थोड़ी गर्मी महसूस होने लगती है, ठीक है। दोपहर को और अधिक गर्मी बढ़ जाती है, शाम को फिर से मौसम ठंडा होने लगता है, और जैसे जैसे रात होती है फिर से मौसम और भी अधिक ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? दिन में 2-4 घंटे पे मौसम बदल जा रहा है, ठीक है। कभी गर्मी पड़ रही है तो कभी ठंडी हो रही है, ठीक। इसी प्रकार जैसे अभी वर्षा हो जाए तो फिर मौसम तुरंत बदल जाता है, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन की स्थितियों में बदलाव ही मौसम है, ठीक है। दिन प्रतिदिन की स्थितियों में बदलाव, ठीक है। किसमें बदलाव? वायुमंडल में बदलाव। जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ाया था कि गैसों का यह एक आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए है। तो ये जो हमारा वायुमंडल है वो दिन प्रतिदिन जो बदलता है, जैसे आज मान लो बहुत गर्मी है, कल बहुत ठंड बढ़ गई, या तो फिर आज बहुत गर्मी है, कल हल्की ठंड है, ठीक है। तो फिर हमारा वायुमंडल जो दिन प्रतिदिन बदलता है उसी को हम मौसम कहते हैं, ठीक है। और मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। मौसम को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं? मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, कारक मतलब मौसम कारण ही समझ लो आप, मतलब कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो हमने मौसम को देखा, मौसम को क्या देखा? दिन प्रतिदिन की स्थितियों में वायुमंडल में जो बदलाव होता है उसे मौसम कहते हैं। जैसे कि सुबह का तापमान कुछ और होता है, शाम का तापमान कुछ और होता है, दोपहर का तापमान कुछ और होता है। तो हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में नॉर्मल कि यार आज मौसम बहुत खराब है, ठीक है, यार आज मौसम ऐसा है कि साला इतना गर्मी लग रही है, ठीक है। तो फिर यही हमारी जो स्थितियां हैं दिन प्रतिदिन के बदलाव में, इसे मौसम कहते हैं। अब मौसम को कुछ चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब वो सब चीजें क्या है और उसको भी एक एक करके देख लेते हैं। जैसे तापमान, ठीक है, ये सबसे पहले मौसम को प्रभावित करता है। तापमान ये मोस्ट सबसे ज्यादा मौसम को यही प्रभावित करता है, तापमान ही, ठीक है। तो तापमान कैसे मौसम को प्रभावित करता है? देखो, सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह निकलता है, ठीक है, सुबह निकलता है, उस वक्त तक मौसम ठंडा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये अपने चरम बिंदु पे पहुंचता है, मतलब हमारे सर के ऊपर पहुंचता है, दोपहर की स्थिति होती है, तो इसका तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है।
ठीक है, और बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण ये अगल बगल के वातावरण को भी गर्म कर देता है। ठीक है, तो मौसम जो है गर्म हो जाता है। ठीक, और जैसे ही जब सूर्य का प्रकाश अस्त होता है तो मौसम धीरे धीरे फिर से ठंडा हो जाता है। ठीक, तो तापमान प्रभावित करता है मौसम को। दूसरा, वर्षा। वर्षा भी मौसम को प्रभावित करती है। जैसे किसी स्थान पर बारिश हो रही है तो वहां का तापमान बहुत सुहावना हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जिस स्थान पे बारिश नहीं हो रही है वहां पर बहुत अधिक गर्मी, उमस बढ़ जाती है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बारिश नहीं होती तो वहां का तापमान बहुत ही अधिक हाई रहता है। ठीक है, तो तापमान, वर्षा, ठीक है, ये सब जो है प्रमुख कारण है मौसम को प्रभावित करने के। ठीक, अब हम तापमान, मौसम, वर्षा। ठीक है, तो हमने पढ़ा मौसम। मौसम क्या है? मौसम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तापमान, वर्षा। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ते हैं, मौसम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मौसम के प्रकार। मौसम के प्रकार। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारत में 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? देखो, दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंड का मौसम होता है। ठीक है, उसके बाद मार्च से लेकर मई तक गर्मी का मौसम होता है। फिर जून से लेकर सितंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर जो है शरद ऋतु होती है। ठीक, तो अब हम इन सब चीजों को एक एक करके देखते हैं कि ठंड की ऋतु कैसे होती है, गर्मी कैसे आती है, वर्षा कैसे आती है और शरद ऋतु क्या होती है। ठीक है, तो इतनी बात अभी तक आपको समझ में आई कि नहीं? हमने पढ़ा क्या? मौसम, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके कारक तापमान तथा वर्षा। अब इसके प्रकार। ठीक है, तो प्रकार में हमने 4 प्रकार पढ़े, 1 2 3 4। ठीक है, दिसंबर से लेकर जो फरवरी तक का मौसम है इसको ठंड का मौसम कहते हैं। मार्च से लेकर मई तक का जो मौसम है इसको गर्मी का मौसम कहते हैं। जून से लेकर सितंबर तक जो है इसको वर्षा, और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इसको शरद ऋतु कहते हैं। अब आओ एक एक चीज अच्छे से देखते हैं। अब हम अपने पहले हेडिंग पे चलते हैं। ठीक है, पहला हमारा था दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंड का मौसम। देखो, ये मान लो हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री सेल्सियस, यह कर्क रेखा है। ठीक है, यह मकर रेखा है। ठीक, साउथ, यह मकर रेखा है। तो क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत चमकता है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत चमकता है
तो वो कर्क रेखा से दूर होता है, ठीक है। और हमारा देश क्या है, हमारा देश कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर गुजरता है, ठीक है। कर्क रेखा हमारे देश से बीचों बीच होकर गुजरती है। तब जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, जब वो कर्क रेखा के समीप नहीं होती है, ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में जो है सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में नहीं पहुंच पाता, ठीक है। सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। जब सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में नहीं पहुंच पाता तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तापमान गिर जाता है, मतलब तापमान नीचे चला आता है। जब तापमान नीचे चला आता है तो उस कारण यहाँ पर जो है ठंड बढ़ जाती है। जब कहीं का भी टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो दिसंबर से लेकर फरवरी महीने के बीच में जो है सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकता है, ठीक है। ये अपना मकर रेखा है, यह मकर रेखा है, ठीक, मकर रेखा के लंबवत चमकता है। और उस समय सूर्य जो है कर्क रेखा से दूर होता है और हमारा जो देश है भारत देश, ठीक है, वह कर्क रेखा से होकर गुजरता है। कर्क रेखा यहाँ से बीचों बीच से गुजरती है भारत से, ठीक है। तो इस समय सूर्य का प्रकाश अधिक नहीं प्राप्त होता है, इसी कारण यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है, इसी को ठंड का मौसम कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा है मार्च टू मई, ठीक, गर्मी का मौसम, ठीक है। भारत में 4 प्रकार का मौसम पाया जाता है, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम, वर्षा का मौसम और शरद मतलब शीत का मौसम। तो मार्च से मई के बीच में क्या होता है, अब देखो यही हमारी वो है पृथ्वी, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये कर्क रेखा 23.5, ठीक है, नॉर्थ। अब क्या है कि सूर्य की किरणें जो हैं मार्च से लेकर मई के बीच में, सूर्य की किरणें मार्च से लेकर मई तक के बीच में जो है क्या होती हैं, वह कर्क रेखा पे लंबवत चमकती हैं, ठीक है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक मकर रेखा के लंबवत चमकती थी, ठीक है। इस कारण कर्क रेखा पर कम प्रकाश प्राप्त होता था, जबकि अब इस स्थिति में मार्च से लेकर मई तक सूर्य की किरणें जो हैं वह कर्क रेखा की लंबवत चमकती हैं। और कर्क रेखा की लंबवत चमकती हैं तो क्या है, इस समय यहाँ पर प्रकाश अधिक प्राप्त होता है। जब सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त होगा तो ऊष्मा अधिक बढ़ेगी, ठीक है। जब ऊष्मा अधिक बढ़ेगी तो क्या होगा, गर्मी तो बढ़ेगी ही ना, तो फिर इस समय यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। और उत्तर भारत में तो एकदम उष्ण हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है, उष्ण हवाएं चलने लगती हैं, जिसको हम लू भी कहते हैं, ठीक। उष्ण हवाओं को, जो गर्म हवाएं होती हैं, इनको हम लू भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा, अब आओ हम अपने तीसरे पे चलते हैं। पहला समझे कि सूर्य की किरणें जब मकर रेखा की लंबवत चमकती हैं उस समय उत्तर भारत में जो है सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ठंड होती है, इसे ठंड का मौसम बोलते हैं। और दूसरी स्थिति, जब सूर्य का प्रकाश जो है मार्च से लेकर मई के बीच में कर्क रेखा की लंबवत चमकता है तो यहाँ अधिक उष्मा प्राप्त होती है। अधिक उष्मा के कारण जो है गर्मी अधिक बढ़ती है, और गर्मी अधिक बढ़ने का कारण इस हवाएं चलने लगती हैं, उष्ण हवाएं जो गर्म होती है, इसे लू भी कहा जाता है, और तापमान अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। अब आओ तीसरा हम लोग देखते हैं। देखो तीसरा हमारा है जून टू सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर। अब ये क्या हमारा है, वर्षा ऋतु, ठीक है, ये हमारा वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, जब हवाएं देखो
जून से सितंबर के बीच में क्या होता है, जब हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसून की तरह, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी दिशा से, जब हवाएं दक्षिणी पश्चिमी दिशा से अरब के सागर से और बंगाल की खाड़ी से, ये हमारा अरब सागर है, ठीक है, और इस साइड बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से होकर के जब भारत में ये हवाएं पहुंचती हैं तो भारत के क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं, ठीक है। इसी को हम वर्षा ऋतु या मानसून वर्षा बोलते हैं, ठीक है, ठीक। जब जून से सितंबर की समय जो है हवाएं दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है। तो जब ये दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती हैं तो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, इन दोनों क्षेत्रों से जो है क्या है, बंगाल की खाड़ी में पूरा पानी है, अरब सागर में भी पूरा पानी है, और जब हवाएं यहाँ से दक्षिण से पश्चिम की ओर चल रही हैं भारत की तरफ, तो यहाँ से ये जब हवाएं जो हैं जल की नमी सोख लेती हैं और आकर भारत में वर्षा कराती हैं। इसी को हम वर्षा ऋतु या मानसून का वर्षा कहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं चौथा क्या है, चौथा शरद ऋतु बोलते हैं। देखो, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं और इसको लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, और इसको शरद ऋतु, इसको वर्षा ऋतु भी बोलते हैं, ठीक है। लौटता हुआ मानसून, लौटता मानसून, ठीक है। अब क्या है कि पहले क्या हो, पौने क्या चल रही थी, पहले क्या थी, पौने दक्षिण से जो है पश्चिम की ओर चल रही थी, दक्षिण पश्चिम चल रही थी, ठीक है। अब पौने क्या है, उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है, मतलब यहाँ से अब पौने उतरने लगती हैं। जब पौने उतरने लगती हैं तो मानसून लौट जाता है, ठीक है। मानसून लौट जाता है मतलब इस वक्त वर्षा नहीं होती, क्योंकि स्थल से जल की ओर जब बढ़ने पर हवा में नमी नहीं रहती और यह बारिश नहीं कराती है, ठीक है। लेकिन यह तमिलनाडु के तट पर या भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा कराती है, क्योंकि वहां से यह जो है बंगाल की खाड़ी से गुजरती है और उसके हवाओं में कुछ नमी आ जाती है, ठीक है। तो इस कारण यह कुछ क्षेत्रों में बारिश कराती है। इसी को हम लौटता हुआ मानसून या शरद ऋतु बोलते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। तो हमको इतनी चीजें समझ में आई कि मौसम क्या है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और मौसम के प्रकार कौन कौन से हैं। चार, 1 2 3 4, इन चारों के बारे में पढ़ा कि ठंड का मौसम कब होता है भारत में। ठंड का मौसम दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है। क्यों? क्योंकि दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो है सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के लंबवत, मकर रेखा के लंबवत चमकता है, जिस कारण कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होता है, ठीक है। मार्च से मई के बीच में गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि इस वक्त जस्ट उसके अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि अब सूर्य जो है कर्क रेखा के लंबवत चमक रहा है, इसलिए प्रकाश अधिक प्राप्त हो रहा है, इसलिए तापमान अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब क्या होता है कि हवाएं जो हैं दक्षिण से पश्चिम की ओर चल रही हैं, जिससे वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी अवशोषित करके आती हैं और भारत में वर्षा कराती हैं। और ये लौटता हुआ मानसून, जब मानसून लौट जाता है उसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, ठीक है। अब हम अपने मौसम हमारा पूरा यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं जलवायु के। तो आओ जलवायु देखते हैं क्या है, ठीक है। हम देखते हैं जलवायु कि जलवायु क्या है। अभी तो हमने मौसम के बारे में जाना, अब हम देखते हैं जलवायु क्या है। देखो, जलवायु जब मौसम लंबे समय तक एक समान रहता है, तो उसे हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। अब एक समान क्या मतलब क्या हुआ कि जब मौसम लंबे समय तक एक समान रहता है। अब मतलब हमने मौसम के बारे में क्या पढ़ा कि मौसम जो है दिन प्रतिदिन वायुमंडल के
स्थितियों में होने वाला बदलाव मौसम है, ठीक है। लेकिन एक ही मौसम, जैसे कि मान लो गर्मी है तो गर्मी ही लंबे समय तक रह जाए, ठंडी है तो ठंडी ही लंबे समय तक रह जाए, तो उस स्थिति को हम मौसम कहते हैं, ठीक। जैसे मान लो अब यहाँ पर क्या है, एक दो दिन में ठंडी कभी पड़ रही है कभी गर्मी पड़ रही है, तो इसको हम मौसम बोल रहे हैं। लेकिन यही गर्मी लगातार 2-3 महीने रहे, या लगातार साल भर रहे, या लगातार वैसा ही बना रहे, ठीक है, 50 साल से लगातार वैसा बना रहे, ठीक है, तो उस स्थिति को हम जलवायु बोलते हैं। जैसे जैसे भारत में क्या होता है, 4 महीने गर्मी पड़ती है, ठीक है, 4 महीने ठंडी पड़ती है, ठीक, 4-4 महीने में हम गर्मी ठंडी वर्षा आदि को जो है बांटते हैं, ठीक। तो अब क्या है, लेकिन अब पहले तो गर्मी आज जैसे आज मान लो आज अभी सुबह ठंड थी, अभी शाम को अब गर्मी बढ़ रही है दोपहर में, लेकिन अब यही स्थिति जो है लंबे समय तक बरकरार है, तो उसको हम जलवायु कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। हमने वहां पर देखा था मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर देखते हैं जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जलवायु किससे किससे प्रभावित होती है, ठीक है। तो पहले हमने जलवायु के बारे में समझ लिया। मौसम की लंबी स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। जब मौसम लंबे समय तक एक समान रूप से उसी स्थिति में बना होता है तो उसको हम मौसम कहते हैं, ठीक है, और जलवायु कहते हैं। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारक तो स्थिति है, ठीक है। दूसरा कारण उच्चावच है, ठीक है। तीसरा कारण समुद्र से दूरी है, ठीक। चौथा कारण ऊंचाई है, ठीक है। इन्हीं 4 कारणों के कारण होने के कारण जो है जलवायु में भिन्नता पाई जाती है या जलवायु प्रभावित होती है, ठीक। तो आओ हम देखते हैं एक एक करके कि स्थिति से कैसे जलवायु प्रभावित होती है। देखो, जैसे कोई भी स्थान है, वो मान लो हमारा एक स्थान यूपी है और एक स्थान महाराष्ट्र है, ठीक है। मान लो कोई स्थान यूपी है, कोई महाराष्ट्र है, ठीक है, कोई दिल्ली है, राजस्थान है। अब देखो यहाँ पर राजस्थान क्या है, राजस्थान में मरुस्थल के बगल में है, ठीक है। तो मरुस्थल के बगल में होने के कारण यहाँ पर जो है गर्मी अधिक बढ़ रही है, तो यहाँ का मौसम गर्म रहता है, समझ रहे हो। और यूपी में क्या है, यूपी में चारों तरफ से यूपी में चारों तरफ से जो है लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। कोई बड़ा समुद्र या कोई बड़ा वो नहीं है, तो यहाँ पर क्या मौसम होता है, मौसम बदलता रहता है। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, यह समुद्र के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। तो समुद्र पे तट पे बसे होने के कारण यहाँ पर ना तो बहुत मौसम गर्म होता है ना तो बहुत ठंडा होता है, ठीक। तो स्थिति से मौसम जो है, जलवायु जो है प्रभावित होती है, ठीक है। अलग अलग राज्यों की स्थिति या अलग अलग जगहों की स्थिति के कारण जलवायु प्रभावित होता है, ठीक है। अब उच्चावच क्या होता है, जैसे अक्षांश, ठीक है। अब अक्षांश जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे उच्चावच के द्वारा भी मौसम जलवायु प्रभावित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि सूर्य की किरणें वर्ष भर कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं, ठीक है। तो
कर्क और मकर रेखा के बीच में गर्मी पाई जाती है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उच्चावच का मतलब अक्षांशी, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें वर्ष भर तापमान नहीं देती हैं, ठीक है, वर्ष भर यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचा पाती, इस कारण जो है यहाँ पर तापमान कम होता है। तो ठीक है, तापमान कम होगा तो जलवायु कैसी होगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तापमान अधिक है तो जलवायु कैसी रहेगी, गर्म होगी। ठीक है, तो उच्चावच के कारण भी जो है जलवायु प्रभावित होती है। ठीक, समुद्र से दूरी, देखो समुद्र के किनारे वाले जो भाग होते हैं, यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी होती है ना तो अधिक ठंडी होती है। ठीक है, यहाँ पर मौसम हमेशा समान होता है, ठीक, समुद्र के प्रभाव के कारण। किंतु जैसे जैसे हम समुद्र से दूर की ओर बढ़ते हैं, समुद्र से अंदर जाते हैं, जैसे अपने ये भारत है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो यहाँ की जो स्थिति होगी वो समान होगी, यहाँ पर मौसम समान होंगे। लेकिन जैसे हम समुद्र से थोड़ा दूर बढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर गर्म मौसम पाया जाएगा। ठीक है, अब चौथा हम पढ़ते हैं ऊंचाई। देखो हम जानते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आती है, जो तापमान होता है तापमान में कमी आती है। ठीक है, जैसे नीचे हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर जाने पर ये 1 डिग्री सेल्सियस और ऊपर जाने पर, ठीक है, 0.5 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ऐसे तापमान ऊपर जाने में कमी आती है। ठीक, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आने का क्या मतलब, क्या हुआ, अगर नीचे अगर गर्म जलवायु है, ठीक है, तो ऊपर वही ठंडी जलवायु हो जाती है। तो इसीलिए पहाड़ों पर जो है गर्म नहीं होता, पहाड़ों पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों का तापमान जमीन की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो जलवायु की प्रभावित करने वाले कारक समझ में आए। ठीक, तो हमने जलवायु पढ़ा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा। अब अगला टॉपिक हम अपना देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो आओ देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति है क्या। देखो हम अपने जीवन में देखते हैं कई सारे पेड़, ठीक है, कई सारे पौधे, ठीक है, कई सारे कटीले पौधे, कई सारी झाड़ियां देखते हैं। ठीक है, पेड़ों को विभिन्न प्रकार देखते हैं, कई सारे प्रकार देखते हैं, वनस्पतियों के कई सारे प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो ऐसी वनस्पतियां, ये सब वनस्पतियां ही होंगी, तो ऐसी वनस्पतियां जो प्राकृतिक रूप से उगती हैं, जिसे मानव नहीं उगाते, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से उगती हैं अपने आप, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उगती हैं और मानवीय हस्तक्षेप से दूर रहती हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य द्वारा प्रभावित नहीं की जाती, या मनुष्य द्वारा उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, मनुष्य के हस्तक्षेप से दूर रहती हैं, उसी को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो क्या है प्राकृतिक वनस्पति, क्या है, ऐसी वनस्पति जो अपने आप उगती है। ठीक है, जब अपने आप उगेगी तो जाहिर सी बात है मानवीय हस्तक्षेप उस पर होगा ही नहीं। ठीक है, तो उन्हीं वनस्पतियों को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार, ठीक है, भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, आओ इसके प्रकार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भारत में टोटल 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, आओ ये भी देखते हैं। तो पहला
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहला कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है। तीसरा कौन सा है? पहाड़ी वन। चौथा कौन सा है? मरुस्थलीय वन। ठीक है। और पांचवा कौन सा है? मैंग्रोव वन। ठीक। तो प्राकृतिक वनस्पतियां क्या हैं? हमने देखी कि ऐसी वनस्पति जो बिना मानवीय सहायता के उगती हैं और प्राकृतिक रूप से उगती हैं। ठीक है, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा पहाड़ी वन, मरुस्थलीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में देखते हैं। ठीक। तो पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक। तो देखो, ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा अधिक होती है। ठीक है, जहां वर्षा अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा अधिक होती है। ठीक है। जब अधिक वर्षा होगी तो क्या होगा? ये जो है वन घने बहुत होंगे। ठीक है, बहुत ही घने होंगे। मतलब वन जो है एक दूसरे से पेड़ों की दूरी तो है बहुत कम होगी। ठीक है, एकदम ये बहुत ही ज्यादा घने होंगे। ठीक। ठीक है, तो ये वन जो है बहुत अधिक घने होंगे। और तीसरा इनकी क्या विशेषता होगी? ये बहुत ही मतलब ये जो वन होते हैं, ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अलग अलग पत्ते गिराते हैं। ठीक है, ये क्योंकि कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें वनों के कई प्रकार पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वनों के कई प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ये किसी और प्रजाति का वनस्पति है, ये किसी और प्रजाति का वनस्पति, ये किसी और प्रजाति का, ये किसी और, ये किसी और। ठीक है, तो एक ही प्रकार के पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, बल्कि कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इतनी अधिक प्रजातियां पाई जाने के कारण ये वर्ष के अलग अलग समय अपना पत्ता गिराती हैं। ठीक है, एक ही समय अपना पत्ता नहीं गिराती हैं, वर्ष के अलग अलग समय अपना पत्ता गिराती हैं। तो इस अलग अलग समय में पत्ते गिराने से क्या फायदा होता है कि ये वन जो होते हैं ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक, वर्ष भर हमको हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की क्या विशेषता है? यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होंगे, जाहिर सी बात है जहां पर वर्षा अधिक होगी तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर पेड़ पौधे बहुत ही घने होंगे। ठीक है, और कई विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे। ठीक है, तो घने होने के कारण विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और यह जो है विभिन्न प्रजातियों की भी होते हैं, और इसी कारण की वर्ष भर जो है अपने प्रकाश को, अपने पत्ते को गिराते रहते हैं। कोई मान लो पेड़ है किसी प्रजाति का, ये वर्ष के दूसरे महीने पत्ते गिराया, तो दूसरी प्रजाति क्या है तो चौथे या 5वें महीने गिराया। तो इसी कारण ये वन हमेशा हरे भरे दिखते हैं। ठीक है, इन वनों में कौन कौन से पेड़ आते हैं? जैसे महोगनी,
ठीक है, रोजवुड और आग्नूस, ठीक है, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया और आग्नूस, ठीक है। इन वनों में ये 3-4 पेड़ें पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ऐसे वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार में सबसे अधिक बारिश होती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, कुछ राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा प्राप्त होती है, और पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। देखो ये मान लो भारत का देश भारत है, ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, और ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत के इन 3 क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पढ़ा। अब आओ हम अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है। दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अब देखो ये वन उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये कहां पर पाए जाते हैं, जहां पर वर्षा कम होती है, ठीक है। इस प्रकार के वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है। दूसरा, ये वन जो है कम घने होते हैं, ठीक है, कम घने होते हैं, अधिक घने नहीं होते, दूर दूर पर होते हैं, ठीक है। जबकि सदाबहार वन क्या थे, नजदीक नजदीक होते थे, लेकिन ये वन जो है दूर दूर होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, इन वनों में जो है नीम, आम, अमरूद, महुआ, ठीक है, आदि प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक। और ये कहां पर पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, ऐसे राज्यों में, उड़ीसा, इन्हीं सब राज्यों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कम घने होते हैं, घने कम होते हैं, ठीक है, और अधिक दूर दूर होते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नीम, अमरूद, आम आदि प्रकार के वन पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो हमने अपने दो प्रकार के वनों के बारे में पढ़ा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अब तीसरा हम पढ़ते हैं मरुस्थलीय वन, ठीक है, मरुस्थलीय वन। ये वन कैसे होते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने फिर इसकी विशेषता क्या होगी, जब ऐसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में हम जानते हैं कि अधिक वर्षा नहीं होती, पानी के साधन अधिक उपलब्ध नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे वनों में क्या होता है, कटीले होते हैं, ये इनमें कांटे होते हैं। कांटे क्यों होते हैं, क्योंकि कांटों के द्वारा ये पानी का क्षय कम करते हैं, ठीक है। जब पानी अपने
जो ये पानी अवशोषित करे किए रहते हैं, इन कांटों के कारण पानी का क्षय कम होता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों की जो वनस्पति कैसी होती है, कटीली होती हैं। इसमें जैसे आएगा कैक्टस, ठीक है, बबूल, कैक्टस, नागफनी, ठीक है, इसी प्रकार की वनस्पतियां आएंगी। और ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है, पंजाब में, हरियाणा के क्षेत्रों में, ठीक है, इन्हीं सब क्षेत्रों में मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियां जो हैं पाई जाती हैं। ठीक, ये हमारा तीसरा था। अब आओ हम चौथे पे चलते हैं, पहाड़ी वनस्पतियों पे। अब ये हमारा चौथा है, पहाड़ी वनस्पतियां, ठीक है, पहाड़ी वनस्पतियां। देखो, हमने अभी पढ़ा कि ऊंचाई पर बढ़ने पर जो है तापमान में कमी आती है, ठीक है, और जैसे जैसे हम जिस जिस ऊंचाई पर बढ़ेंगे उस हिसाब से तापमान में कमी आती है। तो तापमान में जब कमी आती है तो वनस्पतियां भी सीधे जलवायु से प्रभावित होती हैं। तो जैसे ही मतलब अलग अलग तापमान में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां भी होती हैं। अब जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे हम सबसे नीचे देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद ऊपर चलेंगे तो देखेंगे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो वनस्पतियों के भी अलग अलग प्रकार हैं, ठीक। पहाड़ियों पर जाने पर तापमान में कमी के कारण वनस्पतियों भी अलग अलग प्रकार से उगती हैं। जैसे 1500 किमी से लेकर 2500 किमी तक जो है शंक्वाधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है, शंक्वाधारी वन पाए जाते हैं। इसमें जैसे चीर है, फर है, ठीक है, आदि प्रकार के वन पाए जाते हैं जिसे शंक्वाधारी वन कहते हैं। अब पांचवा हमारा क्या है, मैग्रोव। मैग्रोव कैसे वनस्पति है, ऐसी वनस्पतियां जो समुद्रों, झीलों आदि के किनारे पाई जाती हैं, समुद्रों, झीलों आदि के किनारे पाई जाती हैं, उसको हम मैग्रोव वन कहते हैं। देखो, इनके अंदर ना बहुत ही अधिक नमकीन पानी सहन करने की क्षमता होती है, ठीक है। ये जो है खारे पानी को अधिक सह सकती हैं, इनके ऊपर खारे पानी का अधिक प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, और ये समुद्री, झीलों आदि के किनारे पाई जाती हैं, ठीक। जैसे भारत में सुंदरवन का जो डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, ठीक है, उसके किनारे ये मैग्रोव बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किनारे मैग्रोव अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि समुद्र का पानी खारा है हम जानते हैं, लेकिन खारे पानी में भी इसको अधिक नुकसान नहीं होता, ठीक है। और यह जो है कई सारे जीव जंतुओं के लिए, कई सारे जीव जंतुओं के लिए आवास का काम करती हैं, आवास पहुंचाती हैं, ठीक है। यहाँ पर कई सारे जीव जंतु निवास करते हैं, लेकिन क्या है कि मानवीय गतिविधियां, मानव की गतिविधियां इन क्षेत्रों में इतनी बढ़ गई हैं कि इन क्षेत्रों का ह्रास होने लगा है, वनस्पतियों का कटाव होने लगा है, ठीक है, वनस्पतियों का कटाव होने लगा है। तो इस वनस्पतियों के कटाव के कारण विभिन्न ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है, विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया गया है। अब ये सब समस्याएं क्या हैं, इन सब समस्याओं से क्या हो रहा है, जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, जीव जंतु के अपने अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होता जा रहा है, ठीक है, जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा उभरता जा रहा है। इसी कारण भारत सरकार ने जीव जंतुओं को बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए हुए हैं, जैसे कि बाघ मिशन, बाघ योजना, ठीक है,
ये भारत में बाघों को बचाने के लिए है। ठीक, इसके बाद जैसे हस्ती परियोजना, ठीक है, ये भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए है। तो ऐसी कई ढेर सारी परियोजना चला कर रखी है। इसी में राष्ट्रीय पार्क का निर्माण हुआ, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ, जैव मंडल क्षेत्र हुआ, ठीक है, जहां पर आम आदमियों को जाने की अनुमति नहीं मिलती है या परमिशन लेकर जाने की अनुमति मिलती है, जिससे वहां पर रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रह सके। ठीक, तब आओ आगे हम अपना, ये हमारा खत्म हुआ, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, प्राकृतिक वनस्पतियों में प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ये कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकारों के नाम देखें और 5 के थोड़ी कुछ विशेषताएं देखें, ठीक है। अब हम आओ अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा एकमात्र और अंतिम टॉपिक बचा है वन्य प्राणी, ठीक है, वन्य प्राणी। देखो, भारत जिस प्रकार वनस्पतियों से समृद्ध है, ठीक है, भारत जिस प्रकार वनस्पतियों से समृद्ध है, ठीक उसी प्रकार भारत में वन्य प्राणी भी बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। वन्य प्राणियों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें स्तनधारी भी पाए जाते हैं, सरीसृप भी पाए जाते हैं, मतलब, ठीक है, कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं, ठीक, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार भारत में वन्य प्राणियों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन सब कई सारी प्रजातियों में भी बहुत सारे प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। बाघ भारत में कहाँ पाया जाता है, बाघ भारत के कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ऐसे ही कई राज्यों में पाया जाता है बाघ, ठीक है। और ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। और गिर के जंगलों में, गिर कहां पर है, गुजरात में, गिर के जंगलों में क्या है, एशियाई शेर पाया जाता है, ठीक है, एशियाई शेर पाया जाता है। और एकमात्र ऐसी जगह है, गिर का जंगल एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, और पूरे विश्व में एशियाई शेर कहीं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, केवल गिर के जंगलों में पाए जाते हैं या गुजरात में है, ठीक है। अब आओ हम अगला देखते हैं, हाथी, यह गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, कर्नाटक में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, अन्य राज्यों में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जंगली गधा, ठीक, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में। कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, यह गुजरात में है। और क्या है, और हमारा है हिम तेंदुआ, भालू, ठीक है, ये सब कहां पर पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में, ठीक है। राइनो कहां पर पाया जाता है, राइनो मतलब एक सींग वाला गेड़ा, ठीक है, एक सींग गेंडा, ये असम में पाया जाता है।
तो इसी प्रकार भारत में जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, और उनके निवास स्थल होते हैं। भारत में सांपों के भी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कोबरा सबसे प्रमुख है और क्रैकस, ठीक है, ये दोनों सांपों की प्रजातियां हैं। ठीक, तो हमने अपने आज पूरा टॉपिक खत्म किया। आओ हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, जिससे हमारे माइंड में तुरंत सारी चीजें आ जाएं। ठीक, एक नजर में आओ जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि मौसम, मौसम क्या होता है, मौसम क्या है, ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मौसम के इसके प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। कारक में हमने 3 पढ़ा था, वर्षा, तापमान, विकिरण, ठीक है, सूर्य का प्रकाश को ही विकिरण कहते हैं। प्रकार में हमने 4 प्रकार के मौसम के बारे में पढ़ा था, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और उसके बाद सर्दी गर्मी, ठीक है। उसके बाद ये सब ऋतुओं के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हम जलवायु के बारे में पढ़े, जलवायु क्या है, जलवायु के हमने प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा, ठीक है, और इसके प्रकार देखें, कितने प्रकार की क्या कौन सी जलवायु है। उसके बाद हमने प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में देखा, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार देखें, ठीक है, इसमें भी हमने 5 प्रकार पढ़े, 5 प्रकार के नाम और 5 को अलग अलग देखा। उसके बाद हमने वन्य प्राणियों के बारे में देखा। तो